स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को चैलेंज कर चुके थे। आज हम उनके साउथ अफ्रीकन कैंपेन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक लीडर के रूप में उभरते हैं और किस तरह यहां इंडियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नाम की जगह पर हुआ था। ये अपने फादर करमचंद गांधी की सबसे छोटी संतान थे। इनकी मदर का नाम पुतलीबाई था और वो इनके फादर की फोर्थ वाइफ थी। गांधी जी की स्कूलिंग पास के राजकोट से हुई थी, जहां उनके फादर लोकल रूलर के एडवाइजर के रूप में काम करते थे। 13 साल की एज में गांधी जी की शादी कस्तूरबा से हो जाती है। फिर सितंबर 1888 में लॉ पढ़ने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं। यहां वो सक्सेसफुली अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और 10 जून 1891 को उन्हें बार में बुलाया जाता है। गांधी जी लंदन के हाई कोर्ट में एनरोल हो जाते हैं, लेकिन उसी साल वो इंडिया वापस आ जाते हैं। अगले 2 साल तक गांधी जी बॉम्बे में अपनी लॉ प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि ना तो उन्हें इंडियन लॉ की इतनी नॉलेज है और ना ही ट्रायल फेस करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए गांधी जी वापस अपने घर पोरबंदर लौट जाते हैं। यहां वो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान ही हो रहे थे कि तभी साउथ अफ्रीका में लोकेटेड एक इंडियन बिजनेस फर्म का रिप्रेजेंटेटिव इनसे मिलने आता है। वो गांधी जी को एम्प्लॉयमेंट का ऑफर देता है। 105 पाउंड्स की फीस में 12 महीने के लिए गांधी जी को साउथ अफ्रीका में काम करना था। गांधी जी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साउथ अफ्रीका की उनकी जर्नी शुरू होती है। अराइवल इन साउथ अफ्रीका। दोस्तों, 24 मई 1893 को गांधी जी डर्बन पहुंच जाते हैं। यहां उन्हें मर्चेंट दादा अब्दुल्ला के लिए लीगल काउंसिल का काम करना था। 1 महीने बाद ही काम के सिलसिले में उन्हें ट्रेन से प्रिटोरिया नाम की जगह पर जाना होता है। इसी जर्नी के रास्ते में गांधी जी नेटाल के पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन से भी गुजरते हैं। यहां गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। तभी एक व्हाइट पर्सन कंपार्टमेंट में एंटर करता है और तुरंत रेलवे ऑफिशियल्स को बुला लेता है। रेलवे ऑफिशियल्स गांधी जी को 3rd क्लास कंपार्टमेंट में जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इंडियंस और अन्य नॉन व्हाइट्स को 1st क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने की परमिशन नहीं थी। गांधी जी इसका विरोध करते हैं और अपना टिकट भी दिखाते हैं, जो कि 1st क्लास कंपार्टमेंट का ही था। लेकिन ऑफिसर्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और गांधी जी के ऑर्डर न मानने पर वो उन्हें ट्रेन से धक्का दे देते हैं। उनके लगेज को भी प्लेटफॉर्म पर ही फेंक दिया जाता है। गांधी जी को पूरी रात स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ती है। यह पहला मौका था जब गांधी जी को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। गांधी जी इसके अगेंस्ट रेलवे की हायर अथॉरिटीज को लिखते हैं। उनके बार बार लेटर और पिटिशन भेजने के बाद अश्योरेंस दिया जाता है कि प्रॉपर्ली ड्रेस्ड इंडियंस को 1st एंड 2nd क्लास टिकट दे दी जाएगी। लेकिन यह गांधी जी की सिर्फ पार्शियल विक्ट्री ही थी। साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के लिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आम बात हो चुकी थी। उन्हें व्हाइट रेसिज्म की वजह से रोजाना ही ह्यूमिलिएशन और कंटेम्प्ट झेलना पड़ता था। बहुत सी कॉलोनीज में बिना परमिट के रात 9 बजे के बाद इंडियंस को बाहर आने की परमिशंस तक नहीं थी और न ही ये लोग पब्लिक फुटपाथ्स का यूज कर सकते थे। प्रिटोरिया पहुंचकर गांधी जी अपना लीगल वर्क शुरू कर देते हैं। साथ ही वहां रह रहे इंडियंस की मीटिंग बुलाते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज होकर शोषण का विरोध करने का सुझाव देते हैं। साथ ही प्रेस के थ्रू भी गांधी जी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। इस समय तक गांधी जी का साउथ अफ्रीका में रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से रेशियल डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट इंडियंस को अराउज करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने लॉ केस को सेटल करने के बाद गांधी जी वापस इंडिया जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में अभी लंबे समय के लिए रहना था। द स्ट्रगल बिगिंस। दोस्तों, एक तरफ तो गांधी जी 1894 में अपना काम खत्म करके वापस इंडिया जाने वाले थे और दूसरी तरफ नेटाल की संसद एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में थी जिससे इंडियन से वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाता। अप्रैल 1894 में गांधी जी के फेयरवेल डिनर के समय इस बिल पर डिस्कशन शुरू हो जाता है।
गांधी जी अपने साथियों से कहते हैं कि किसी भी तरह से इस बिल को पास होने से रोकना चाहिए, नहीं तो ये उनके कॉफिन की पहली कील बन सकती है। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को लगता है कि गांधी जी के बिना वो इस बिल का विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी गांधी जी से और 1 महीने साउथ अफ्रीका में ही रुकने के लिए कहते हैं। गांधी जी भी मान जाते हैं, लेकिन ये लोग गांधी जी को ही अपना लीडर क्यों बनाना चाहते थे, जो अभी महज 25 साल के ही थे। एक्सपीरियंस और एज में उनसे भी बड़े बड़े मर्चेंट्स साउथ अफ्रीका में मौजूद थे। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी जी इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटे थे, उन्हें इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी और साउथ अफ्रीका में रह रहे ज्यादातर इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी। साथ ही गांधी जी बैरिस्टर भी थे, इसलिए पेटिशंस ड्राफ्ट कर सकते थे। एक वही थे जो रूलर से उनकी ही लैंग्वेज में बात कर सकते थे और इंडियंस को उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसलिए गांधी जी को ये लोग अपना लीडर चुनते हैं। उस समय न इन्हें पता था और न ही गांधी जी को अंदाजा था कि आने वाले 20 साल तक वो साउथ अफ्रीका में ही रहकर अपने लोगों की स्ट्रगल में बड़ी भूमिका निभाएंगे। 1894 to 1906 मॉडरेट फेज ऑफ द स्ट्रगल। दोस्तों, गांधी जी फेयरवेल डिनर को ही एक मीटिंग में बदल देते हैं और यहां पर ही एक्शन कमेटी फॉर्म कर ली जाती है। ये कमेटी नेटाल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक पिटिशन ड्राफ्ट करती है। वॉलंटियर्स पिटिशन की कॉपीज बनाते हैं और पूरी रात उसके ऊपर सिग्नेचर्स कलेक्ट करते हैं। पिटिशन को अगली सुबह प्रेस में भी अच्छी खासी पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन इन सभी एफर्ट्स के बावजूद असेंबली बिल पास कर देती है। गांधी जी फिर भी हार नहीं मानते और एक दूसरी पिटिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं। इस बार पिटिशन लॉर्ड रिपन के लिए तैयार की जा रही थी। लॉर्ड रिपन उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉलोनीज की पोस्ट होल्ड कर रहे थे। 1 महीने के अंदर ही 10,000 सिग्नेचर्स के साथ यह पिटिशन लॉर्ड रिपन के पास भेज दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी 1000 कॉपीज भी बनाई जाती हैं। ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर द टाइम्स भी इंडियन क्लेम को सही मानता है और पहली बार इंडिया के लोगों को साउथ अफ्रीका में रह रहे अपने साथियों की हालत के बारे में पता चलता है। 22 अगस्त 1894 को गांधी जी साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस नाम से पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। इंडियन ओपिनियन नाम से अपना एक न्यूज़पेपर भी शुरू करते हैं। 1894 से 1906 तक गांधी जी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मॉडरेट फेज बोला जा सकता है, क्योंकि इस दौरान गांधी जी पिटिशंस और मेमोरेंडम्स भेजने पर ही ध्यान देते हैं। ये पिटिशंस साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर्स के साथ लंदन में कॉलोनियल सेक्रेटरी और ब्रिटिश पार्लियामेंट तक को भेजी जाती हैं। गांधी जी को लगता है कि अगर इंपीरियल गवर्नमेंट के सामने केस के सभी फैक्ट्स रख दिए जाएं, तो ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस जाग जाएगा और इंपीरियल गवर्नमेंट इंडियंस के बिहाफ पर साउथ अफ्रीका में जरूर इंटरवीन करेगी, क्योंकि इंडियंस आखिर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ही तो थे। लेकिन 1906 आते आते गांधी जी सभी मॉडरेट मेथड्स को ट्राई कर चुके थे और कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए उनको लगने लगा था कि आगे बढ़ने के लिए किसी और मेथड की जरूरत है। तब 1906 से पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह का फेज शुरू होता है। 1906 टू 1914 फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह। दोस्तों, पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह का यूज गांधी जी सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का विरोध करने के लिए करते हैं। 1906 में कानून लाया गया था जिसके तहत इंडियंस को अपने फिंगरप्रिंट्स वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा अपने साथ रखना था। 11 सितंबर 1906 को जोहानिसबर्ग के एम्पायर थिएटर में एक पब्लिक मीटिंग होती है। यहां इंडियंस फैसला करते हैं कि वो इस कानून को नहीं मानेंगे और उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। गांधी जी कैंपेन को चलाने के लिए पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट निकल जाती है। गवर्नमेंट गांधी जी और उनके 26 साथियों के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करती है। ये लोग खुद को गिल्टी प्लीड करते हैं। इन्हें कंट्री छोड़ के जाने का ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर न मानने पर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह जेल जाने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। जल्दी ही इनका नंबर 155 पहुंच जाता है। लोगों के मन से जेल का डर निकल जाता है। जेल को किंग एडवर्ड का होटल कहा जाने लगा था। ऐसे में जनरल स्मट्स, जो कि साउथ अफ्रीका में डिफेंस और नेटिव अफेयर्स मिनिस्टर थे, गांधी जी को बात करने के लिए बुलाते हैं
और वादा करते हैं कि अगर इंडियंस वॉलंटरीली रजिस्टर कर लें तो ये कानून वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी इनकी बात मान लेते हैं और सबसे पहले खुद ही रजिस्टर करते हैं, लेकिन जनरल स्मट्स धोखा दे देते हैं और ऑर्डर देते हैं कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशंस को कानून के तहत रेटिफाई किया जाए। इसके बदले में इंडियंस अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को पब्लिकली जला देते हैं। इसी बीच गवर्नमेंट एक और कानून लेकर आती है जिसका मकसद साउथ अफ्रीका में इंडियन इमिग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना था। इसके अगेंस्ट भी इंडियंस प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को जेल में डालना शुरू कर देती है। अक्टूबर 1908 में गांधी जी को भी जेल हो जाती है। इसके बाद भी इन लोगों की स्पिरिट कमजोर नहीं होती। ऐसे में गवर्नमेंट इन लोगों को इंडिया डिपोर्ट करना शुरू कर देती है, स्पेशली गरीब इंडियंस को। मर्चेंट्स पर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स का हवाला देकर प्रेशर बनाया जाता है। आंदोलन अब कमजोर पड़ने लगता है। कमिटेड सत्याग्रहीज का तो जेल से अंदर बाहर होना लगा रहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में अब थकावट के साइन दिखने लगते हैं। आंदोलन बहुत लंबा होता जा रहा था और गवर्नमेंट अभी भी इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थी। सत्याग्रहीज को सपोर्ट करने के लिए फंड्स भी खत्म होते जा रहे थे। ऐसे में अपने एक जर्मन फ्रेंड कैलेनबाख की मदद से गांधी जी 1910 में जोहानिसबर्ग के पास टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को गांधी जी इंडिया में भी आगे बढ़ाते हैं और साबरमती जैसे आश्रम्स की स्थापना करते हैं। यहां सत्याग्रहीज की फैमिली रह सकती थी और खुद को सस्टेन कर सकती थी। इसके साथ ही इंडिया से भी फंड्स आने लगते हैं। सर रतन टाटा 25,000 रुपए भेजते हैं। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हैदराबाद के निजाम भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आंदोलन का दायरा समय के साथ बढ़ता जाता है। 1913 आते आते इसमें पोल टैक्स का विरोध भी शामिल कर लिया जाता है। सभी एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस के ऊपर 3 पाउंड्स का पोल टैक्स लगाया जाता था। एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस वो वर्कर्स थे जो पहले बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते थे। इसके अबॉलिशन की डिमांड कैंपेन के बेस को और ज्यादा बड़ा कर देती है, क्योंकि इंडेंचर्ड और एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स अब इससे जुड़ते जाते हैं। अब यह सत्याग्रह पूरी तरह से एक मास मूवमेंट बन जाता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर इंडियन मैरिजेस को इनवैलिडेट कर देता है। इस ऑर्डर के हिसाब से जो भी शादी क्रिश्चियन तरीके से नहीं हुई है और रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के पास रजिस्टर नहीं है, वो मान्य नहीं होगी। इसका मतलब था कि हिंदू, मुस्लिम और पारसी मैरिजेस इल्लीगल हो गई थी और ऐसी शादियों से होने वाले बच्चों को इलेजिटिमेट कहा गया था। इस जजमेंट को इंडियंस अपनी वुमेन की इंसल्ट मानते हैं और इस वजह से बहुत सारी वुमेन भी अब आंदोलन से जुड़ जाती हैं। यहां से आंदोलन का फाइनल फेज शुरू हो जाता है। इमिग्रेशन कानून को तोड़ने के लिए लोग इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करना शुरू करते हैं। माइंस और फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स की जाती हैं। गांधी जी खुद न्यू कासल टाउन पहुंचकर एजिटेशन को लीड करते हैं। न्यू कासल नेटाल में एक माइनिंग टाउन था। यहां के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, इसलिए एम्प्लॉयर्स वर्कर्स क्वार्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन कट कर देते हैं। ऐसे में यहां रहने वाले करीब 2000 लोगों को लेकर गांधी जी ट्रांसवाल बॉर्डर के लिए मार्च शुरू कर देते हैं। ये लोग ट्रांसवाल जेल में जाना चाहते थे। मार्च के दौरान 2 बार गांधी जी को अरेस्ट करके छोड़ दिया जाता है और तीसरी बार अरेस्ट होने पर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वर्कर्स का मोराल डाउन नहीं होता। वो अपना मार्च जारी रखते हैं। फिर जबरदस्ती उन्हें ट्रेन से वापस नेटाल भेज दिया जाता है। वहां इनको प्रोसिक्यूट करके जेल भेज दिया जाता है। इन लोगों को जेल में बहुत ही खराब ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें स्टार्वेशन और व्हिपिंग शामिल था। साथ ही फोर्सफुली माइंस में भी वर्क कराया जाता है। गवर्नमेंट के इस एक्शन से पूरी इंडियन कम्युनिटी गुस्से में आ जाती है। प्लांटेशंस और माइंस में काम करने वाले वर्कर्स स्ट्राइक करने लगते हैं। अनार्म्ड और पीसफुल मेन एंड वुमेन के अगेंस्ट यूज किए जा रहे इस ब्रूटल फोर्स की हर जगह निंदा होने लगती है। इवेंचुअली गवर्नमेंट गांधी जी के साथ नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो जाती है। अग्रीमेंट के अनुसार साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट मेजर इंडियन डिमांड्स को मान लेती है, यानी कि पोल टैक्स और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को खत्म कर दिया जाता है। इंडियन रीति रिवाज से होने वाली शादियों को भी मान्य कर दिया जाता है। साथ ही इंडियन इमिग्रेशन के सवाल को गवर्नमेंट सिंपैथेटिक मैनर में ट्रीट करने का प्रॉमिस करती है।
इस तरह साउथ अफ्रीका में गांधी जी का आंदोलन सफल रहता है। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस से अपने अपोनेंट्स को नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और आंदोलन के दौरान रखी गई डिमांड्स को भी पूरा करवा लिया जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के इस स्ट्रगल के दौरान ही गांधी जी एक लीडर बनते हैं। यहां पर ही उन्होंने अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह टेक्निक को डेवलप किया। इस सत्याग्रह के दौरान उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज के साथ काम करना भी सीखा, चाहे वो मुस्लिम्स हों, तमिल्स हों, पारसीज हों या फिर हिंदूज। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को मौका मिलता है अपने पॉलिटिकल और लीडरशिप स्टाइल को इवॉल्व करने का। यहां पर वो आंदोलन को मॉडरेट फेज से गांधीयन फेज तक लेकर गए थे। अब ऐसा ही कुछ उन्हें इंडिया में भी करना था। 1893 में गांधी जी एक वकील के रूप में इंडिया से गए थे, लेकिन 1915 में साउथ अफ्रीका से सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक नेशनल हीरो और लीडर लौट कर आता है, जो कि आगे चलकर इंडिया के नेशनल मूवमेंट का रुख ही बदलने वाला था। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी इंडिया के आंदोलन की लीडरशिप अपने हाथ में लेते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।